वेलकम स्टूडेंट्स, आपका ऑनलाइन एजुकेशन क्लास में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं 12वीं कक्षा माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 9, कॉन्सेप्ट ऑफ द रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे। इन दिस पोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास वी विल लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेवेन्यू। वी continuously provide your all economics notes about the macroeconomics and syllabus information for the CBSE class 12, Haryana board class 12 and 11th. These economics notes in Hindi language topic covered in this article. Concept of the revenue, meaning and definition of the revenue, total revenue, average revenue, marginal revenue, relation between the TR, MR and the AR. क्लास 12th इकोनॉमिक्स नोट्स इन हिंदी, जो आज हम बात करें वो हिंदी में नोट्स की बात कर रहे हैं आपकी। तो आगम की धारणाएं क्या हैं 12वीं कक्षा में, इस कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू को हम आज पढ़ने जा रहे हैं, आपको कराने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पाठ नंबर 9 आगम, इसका संप्राप्ति भी बोल देते हैं कि धारणाएँ, अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ द रेवेन्यू। आगम है संप्राप्ति से आपका क्या अभिप्राय है? किसी वस्तु की बिक्री करने से एक फर्म को जो कुल रकम प्राप्त होती है उसे फर्म का आगम कहा जाता है। डोले के अनुसार एक फर्म का आगम उसकी बिक्री, प्राप्ति या वस्तुओं की बिक्री से मिलने वाले मौद्रिक प्राप्तियां हैं। उदाहरण के लिए, एक आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री प्रतिदिन 1000 आइसक्रीम बनाकर बेचती है। इन आइसक्रीम को बेचने से उन्हें 2000 रुपये प्राप्त होते हैं। अर्थशास्त्र में इन 2000 को उस फर्म का आगम कहते हैं। आगम की धारणाएँ। लागत की तरह आगम की भी 3 धारणाएँ हैं, कुलागम, सीमांतागम, औसतागम। सबसे पहले हम बात करते हैं कुलागम, टोटल रेवेन्यू की, जिसको TR भी बोलते हैं। एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की एक निश्चित मात्रा को बेचकर जो धन प्राप्त होता है उसे कुलागम कहा जाता है। मान लीजिए यदि 1000 आइसक्रीम 50 रुपये प्रति आइसक्रीम की दर से बेची जाती है तो फर्म को कुलागम 5000 रुपये होगा। कुलागम के लिए हमें मात्रा को कीमत से गुणा कर देने से ये कुलागम आ जाएगा। या टोटल रेवेन्यू इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस। डोले के अनुसार कुलागम एक फर्म द्वारा प्राप्त बिक्री राशि प्राप्तियों आगम का जोड़ है। सीमांत आगम क्या होती है? मार्जिनल रेवेन्यू, जिसको MR बोलते हैं। सीमांत आगम से अभिप्राय किसी वस्तु की एक अतिरिक्त या कम इकाई की बिक्री से कुल आगम में होने वाला परिवर्तन, अर्थात एक फर्म द्वारा किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई बेचने या एक इकाई कम बेचने से कुल आगम में जो अंतर आता है, परिवर्तन होता है, उसे सीमांत आगम कहा जाता है। फर्गुसन के अनुसार एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की एक इकाई कम या अधिक बेचने से कुल आगम में जो अंतर आता है उसे सीमांत आगम कहा जाता है। अर्थात सीमांत आगम बराबर है कुल आगम में परिवर्तन, बेची गई या ऑब्लिक बेची गई मात्रा में परिवर्तन। ये भी हमारा MR निकालना है तो जो डेल्टा TR है उसको डेल्टा Q से भाग दे देते हैं तो भी हमारी मार्जिन निकल आएगी। या फिर इसका एक और अन्य भी उदाहरण है, अन्य एक और सूत्र है, मार्जिनल रेवेन्यू MR इक्वल टू TRN माइनस TRN-1, यानी उससे पहले वाली इकाई घटा देना जिसकी मार्जिनल इकाई निकालनी है। उदाहरण के लिए यदि किसी वस्तु की 10 इकाइयाँ बेचने पर कुल आगम 1000 प्राप्त होता है, इसके विपरीत 11वीं इकाई बेची जाती है तो कुल आगम 1100 हो जाता है। इसलिए 11वीं इकाई का सीमांत आगम होगा 100, क्योंकि 1100 में से हम यदि 1000 घटाएंगे तो 100 बचेगा। अगला है आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो है औसत आगम, एवरेज रेवेन्यू, जिसको AR भी कह देती है। औसत आगम से अभिप्राय उत्पादन की प्रति इकाई की बिक्री से प्राप्त आगम। यदि कुल आगम 1000 रुपये है तथा कुल इकाई 100 इकाइयाँ हैं तो औसत आगम आपका 10 होगा, क्योंकि हम 1000 को 100 से भाग डिवाइड करेंगे तो आपका 10 आएगा। औसत आगम इक्वल टू कुल आगम बटे में जो बेची गई मात्रा है वो, अर्थात AR बराबर है TR बटे में Q, तो आपकी प्राइस निकल आएगी। PV इसके बराबर ही होती है। अतएव औसत आगम वह दर है जिस पर कोई भी वस्तु बेची जाती है। दर क्या है? निश्चित रूप से किसी वस्तु की कीमत को दर कहा जाता है, इसलिए औसत आगम वस्तु की कीमत भी कहा जाता है। मैकोनेल के अनुसार ये बिक्री किसी वस्तु की बिक्री से प्राप्त होने वाला प्रति इकाई, यहाँ पर प्रति इकाई पर जोड़ दिया है, प्रति इकाई आगम औसत आगम कहलाता है। कुल आगम, सीमांत आगम, औसत आगम को हम एक तालिका द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। ये आपके सामने एक तालिका है, देखिए। पहले हमने क्वांटिटी ली है, उसके बाद कीमत और कुल आगम, और हमने सीमांत आगम लिया है। तो इसमें देखिए पहले ले रखे ये जो औसत आगम, जो वस्तु कीमत होती है ये हर बार सेम होती है क्योंकि प्रति इकाई होती है, औसत प्रति इकाई होती है, तो ये 10 है।
कुल आगम मल्टीप्लाई करते रहें इकाई से तो आपकी कुल आगम आ जाएगी, और समानतागम उसमें से घटाते रहें। 10 में 0 गया 10, पहली 10 आ गई, उसके बाद फिर 20 में से 10 गया 10। इस प्रकार ये भी सारी 10 आ रही है। उपरोक्त तालिका के धनसिद्ध तीनों के मध्य संबंध स्पष्ट हो जाते हैं। टी आर बराबर है ए आर मल्टीप्लाई क्यू, अर्थात 10 गुणों में 5 बराबर 50, अथवा सभी को जोड़ दें, सिग्मा एम आर सभी को मूल्य को जोड़ कर दें 10 10 10 10 तो भी हमारा 50 आएगा। या ए आर बराबर टी आर बटे क्यू, 50 को 5 से भाग दे दे तो आपका 10 आएगा। तीसरा एम आर बराबर किसके टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। यहाँ 5 इकाइयों का जोड़ कुल आगम है, उसमें से हम 4 इकाइयों का जोड़ घटा देंगे तो अपना सीमांत आगम भी आ जाएगा। यहाँ बात ध्यान देने योग्य यह है कि जब ए आर स्थिर होता है तब ध्यान देने योग्य है कि जब ए आर स्थिर होता है तब ए आर इक्वल टू एम आर। नंबर 4, एम आर किसी वस्तु की एक अधिक इकाई की बिक्री से कुल आगम में होने वाली वृद्धि है। नंबर 5, यदि कीमत अर्थात ए आर स्थिर रहती है तो एम आर इक्वल टू ए आर भी स्थिर रहता है। जब स्थिर एम आर से अभिप्राय है किसी वस्तु के अतिरिक्त इकाइयाँ बेचने से कुल आगम में स्थिर वृद्धि होगी, अर्थात कुल आगम में स्थिर समान दर से वृद्धि होगी। क्या एम आर शून्य और ऋणात्मक हो सकता है? जी हाँ, एम आर शून्य या ऋणात्मक भी हो सकता है। यहाँ हम एक दिखा रहे हैं आपको सारणी, इसमें आपको शून्य मिलेगा। तो ये देखिए आपके सामने ये सारणी है पूरी। तो इसमें आपका जब 1 है तो आपका जो आगम 100 है, 2 है तो 80, एक टोटल 160 है, 3 है तो 40, 4 चौके 16 160 है, और प्रति इकाई 30 है, 5 है तो 150। और ये पिछला निकाल लें हम, 160 में 100 गया 60 आ गया, 60 में से 60 गया 0 आ गया, और 150 में से 60 गया -10 आ गया। इस सारणी से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ए आर इसमें लास्ट वाले में 150 में 160 का -10 आएगा। उपरोक्त तालिका से इस बात स्पष्ट होती है एक अधिकारिता एक अधिकारी प्रतियोगिता में जब कीमत कम हो रही है तो सीमांत आगम शून्य या ऋणात्मक हो सकता है। नंबर 2, जब एम आर शून्य होता है तब टी आर बढ़ना बंद हो जाता है, इसलिए जब एम आर शून्य हो तो टी आर अधिकतम होता है। नंबर 3, जब एम आर ऋणात्मक हो तो टी आर कम होना शुरू हो जाता है। नंबर 4, जब एम आर कम हो रहा है तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई की बिक्री के फलस्वरूप टी आर से पहले से कम वृद्धि होती जाती है, इसलिए टी आर में घटती दर से वृद्धि होती है। तो कुल आगम, औसतागम और समानतागम में क्या संबंध है, इस बात पर हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इनमें संबंध के लिए कुल आगम टी आर हुआ है, हम ए आर को यदि हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं या एम आर को जोड़ देते हैं तो हमारे पास टी आर आ जाता है। औसतागम निकालना है तो आप टी आर को क्वांटिटी से भाग दें, ए आर निकल आएगा। और यदि सीमांतागम निकालना है तो आपने डेल्टा टी सी को डेल्टा क्यू से भाग दे दें, या टी सी एन में से माइनस कर दें हम टी सी एन -1 तो भी आपके निकला इस प्रकार का। जब टी आर बढ़ती है दर से बढ़ता है तो एम आर भी बढ़ता है। नंबर 4। नंबर 5, जब टी आर स्थिर दर से बढ़ता है तो एम आर स्थिर रहता है। और नंबर 6, जब टी आर घटती दर से बढ़ता है तो एम आर घटता है। और जब टी आर अधिकतम होता है तो एम आर शून्य होता है। और जब टी आर घटता है तो एम आर ऋणात्मक हो जाता है। और जब ए आर घट रहा हो तो एम आर रेखा ए आर रेखा के नीचे होती है। यह स्थिति एकाधिकारी या एकाधिकारी प्रतियोगिता स्थिति में होता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में दोनों एक ही होते हैं, एम आर और ए आर। बट एकाधिकारी प्रतियोगिता और एकाधिकारी में ये स्थिति होती है कि जब घट रहा था तो एम आर रेखा ए आर के नीचे होती है, और यदि स्थिर रहता है तो एम आर ए आर के बराबर होता है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में होता है। ये दोनों ही ओ एक्स के समांतर होते हैं। और ए आर सदैव धनात्मक होता है, यह शून्य तथा ऋणात्मक नहीं हो सकता, परंतु एम आर धनात्मक, शून्य या ऋणात्मक हो सकता है, क्योंकि ए आर कभी भी औसत तो कुछ न कुछ निकलेगा। जो भी कोई आपकी टी आर होगी, कुछ न कुछ उत्पादन होगा तो उसका ए आर तो वैसे ही निकलेगा, औसत तो निकलेगा, पर एम आर ऋणात्मक हो सकता है। नंबर 12, औसत आगम शून्य केवल उसी अवस्था में हो सकता है जब वस्तु फ्री में ही दी जाए, परंतु वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता।
औसत आगम वक्र को फर्म का मांग वक्र भी कहा जाता है। कुल मांग वक्र, औसत मांग वक्र और सीमांत वक्र में आपसी क्या संबंध है? आगम की तीनों धारणाओं के मध्य संबंध को हम निम्नलिखित रेखा चित्र द्वारा समझा सकते हैं। एक रेखा चित्र दें आपको, देखिए इस चित्र को देखें। जो ऊपर है वो आपका कुल आगम है, नीचे है आपका और सीमांत आगम एम और ए आर है। नीचे चित्र में उपरोक्त चित्र आप देख रहे हैं, जो ऊपर आप सामने चित्र देख रहे हैं, इसमें जो टी आर है वो बी बिंदु तक बढ़ रही है, बी बिंदु पर समान है और नीचे फिर गिर रही है टी आर, और नीचे जो नीचे वाला आपका है उसमें एम आर ए आर है। जब टी आर अधिकतम है तो एम आर 0 है और ए आर घट रही है, और जब आपका टी आर 0 है तो एम आर भी आपका 0 है, सॉरी ए आर 0 है और एम आर आपका नेगेटिव ऋणात्मक है। तो इस प्रकार इनका संबंध है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं, इतना कठिन नहीं है, ईजी है। आगे चलते हैं हम। रेखा चित्र से ज्ञात होता है कि कुल आगम वक्र बिंदु ओ से बी तक बढ़ रहा है। बिंदु बी पर जब कुल आगम अधिकतम हो जाता है तब सीमांत आगम 0 होता है। बी बिंदु के बाद कुल आगम वक्र नीचे की ओर गिरने लगता है, तो इसका अभिप्राय यह है कि वस्तु की अधिक इकाइयाँ बेचने पर भी कुल आगम कम होता जा रहा है। इस अवस्था में सीमांत आगम ऋणात्मक हो जाता है। रेखा चित्र में औसत आगम आगम वक्र ए आर और सीमांत आगम वक्र एम आर का ढलान नीचे की ओर होता है। इनसे सिद्ध यह होता है कि उत्पादन की अधिक मात्रा की विक्रय करने के फलस्वरूप केवल औसत आगम बल्कि सीमांत आगम भी कम होता जा रहा है। उत्पादन की एम इकाइयाँ का सीमांत आगम 0 हो गया तथा उससे अगली इकाइयों का ऋणात्मक हो जाता है। जब औसत आगम सीमांत आगम दोनों गिर रहे हैं तो सीमांत आगम और औसत आगम से कम होता है। सीमांत आगम धनात्मक 0 ऋणात्मक हो सकता है, परंतु औसत आगम कभी धनात्मक ही होता है या कभी 0 तो हो सकता है। जब आपका टी आर 0 हो तो ए आर 0 हो सकता है, वरना ये ऋणात्मक नहीं होता। औसत आगम 0 के वैल्यू से सम होता है जब वस्तु फ्री में दी जाती है, अर्थात उससे कोई कीमत नहीं मिलने वाली होती, परंतु वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता, जिसे हम निम्नलिखित सूत्र द्वारा समझा रहे हैं। आपको देखिए आपको इकोनॉमिक्स ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस में है ये आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का, जिसमें एम आर ए आर बराबर है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आगम वक्र कैसे होते हैं, इस प्रकार के आगम वक्र होते हैं, ठीक है, दोनों ए आर एम आर। इसके बाद रेखा चित्र ओ एक्स पर उत्पादन ओ वाई पर आगम को दिखाया गया है। रेखा चित्र में सीमांत आगम औसत आगम डेडी द्वारा दिखाया गया है, जो कि ओ एक्स के समांतर होता है। रेखा चित्र से ज्ञात होता है कि पूर्ण प्रतियोगी फर्म 5 प्रति इकाई की दर से कितना उत्पाद बेच सकती है, इसलिए फर्म का औसत आगम तथा सीमांत आगम पूर्णतः लॉसदार होता है। पूर्णतः प्रतियोगिता बाजार में कीमत स्वीकारक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत रेखा के नीचे के क्षेत्र का कुल आगम दर्शाता है। एकाधिकार बाजार में मांग वक्र किस प्रकार का होगा, उसका जिक्र करते हैं हम। एकाधिकार बाजार वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है। इस बाजार में फर्म कीमत निर्धारक होती है, क्योंकि उस वस्तु के विशेष का उत्पादन सिर्फ वही फर्म करती है, इसलिए उसे अपनी इच्छा अनुसार कीमत निर्धारण करने की छूट होती है, स्वतंत्रता होती है। एकाधिकार का अवस्था में औसत आगम वक्र तथा सीमांत आगम वक्र बाएं से दाएं की नीचे की ओर गिरते होता है। वक्त लिखा है, वक्र की जगह इसको ठीक कर लेना। एकाधिकार बाजार की स्थिति में और आगम वक्र तथा सीमांत वक्र को निम्नलिखित तरीके द्वारा समझाया जा सकता है। देखिए, ये आपकी बिक्री की मात्रा और ये दिखाया हुआ है कीमत। जैसे 10 कीमत है तो कुल आगम भी 10 है, क्योंकि इकाई 1 है। इकाई 2 है, कीमत 9 घट गई है तो 18 हो गया कुल आगम। और यदि कीमत 3 है तो कीमत घट करके 8 हो गई है, और 4 है तो 7 हो गई है। और इसी तरह सीमांत आगम 8 है, फिर 18 में से घटती दर से घट रहा है, जबकि हमारा टी आर बढ़ रहा है परंतु एम आर फिर भी घट रहा है। तो यहाँ पर हम दोनों वक्र बनाएंगे, ए आर और एम आर दोनों घट रहे हैं, आप देख रहे हैं। ए आर भी घट रहा है आपका, टी आर बढ़ रहा है, बस एम आर और ए आर दोनों ही घट रहे हैं। चित्र द्वारा आप देख रहे हैं इसमें, तो आपको ये रेखा चित्र देख रहे हैं, रेखा चित्र में अंदाज़ा लगा लिया आपने। रेखा चित्र से ज्ञात होता है कि औसत आगम ए वक्र तथा सीमांत वक्र एम आर की सीधी रेखा है, जो ऊपर से नीचे के बाएं से दाएं की ओर गिर रही हैं।
एकाधिकार की स्थिति में बिक्री में वृद्धि होने के साथ साथ औसत आगम या कीमत कम होती जाती है। चूँकि आगम घटती दर से घटता है, इसलिए बिक्री में वृद्धि होने के साथ साथ सीमांत आगम भी कम होता जाता है। एकाधिकार की स्थिति में MR तथा AR वक्र अलग अलग होते हैं और सीमांत आगम औसत आगम वक्र के नीचे होता है। एकाधिकार प्रतियोगिता में आगम वक्र कैसे होगा? अब हमने प्रतिपूर्ण प्रतियोगिता में भी देख लिया, एकाधिकार में भी एकाधिकार प्रतियोगिता। एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के बहुत से विक्रेता और क्रेता होते हैं। प्रत्येक वस्तु के क्रेता द्वारा बेची जाने वाली वस्तु में दूसरे वस्तु की तुलना में भिन्नता पाई जाती है। भिन्नता वस्तु के वजन, रंग, क्वालिटी, पैकिंग इत्यादि में हो सकती है। एकाधिकार प्रतियोगिता की स्थिति में औसत आगम वक्र सीमांत आगम वक्र बाध्यताएं नीचे की ओर गिरते हुए है। यह वक्र एकाधिकार की स्थिति में पाए जाने वाले वक्रों के समान है, परंतु इन वक्रों में मुख्य अंतर यह है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता की अवस्था में AR MR वक्र अधिक लोचदार होते हैं। यह अंतर एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में स्थापन वस्तुओं उपलब्ध होने की वजह से होता है। इसे हम निम्नलिखित तालिका द्वारा दिखा सकते हैं। इसमें भी हमें जो जो हम अधिक मात्रा खरीदते जाएंगे, हमारी औसत वक्र भी घटती जाएगी और MR सीमांत आगम भी घटती जाएगी, बट एकाधिकार की अपेक्षा अधिक लोचदार होगी। इसका चित्र भी हम बना रहे हैं, देखिए ये आपको देख रहे हैं। उनका OY के पैरेलल था, ये OX के पैरेलल होने की कोशिश में है। रेखा चित्र से ज्ञात होता है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में AR MR दोनों ही कम हो रहे हैं तथा MR तथा वक्र AR के नीचे होता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में AR वक्र और MR वक्र दोनों नीचे की ओर होता है, परंतु इसमें अंतर यह है कि एकाधिकारी AR और MR की एकाधिकारी तुलना में अधिक लोचदार होती है। इसका कारण यह है कि एकाधिकारी उत्पादक का कोई स्थापन नहीं होता, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में उत्पादन निकट स्थापन उपलब्ध होते हैं। एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में MR वक्र नीचे की नक्षत्र फर्म को कुल आगम को दर्शाता है। संख्यात्मक प्रश्नों में कुल आगम के सीमांत आगम और औसत आगम को ज्ञात करना। यदि प्रश्न में कुल आगम दिया गया हो तो इस स्थिति में हम औसत आगम ज्ञात करने के लिए कुल आगम को बिक्री को भाग करके ज्ञात किया जा सकता है। औसत सीमांत आगम को ज्ञात करने के लिए कुछ आगम की अगली इकाइयों को पिछली इकाइयों से घटा दिया जाता है। यदि प्रश्न में केवल औसत आगम दिया हो तो इस स्थिति में हम सबसे पहले औसत आगम को उत्पादन की इकाइयों से गुणा करके कुल आगम को ज्ञात किया जाता है और उसके बाद कुल आगम की सहायता से सीमांत आगम को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। नंबर 3, यदि प्रश्न में केवल सीमांत आगम दिया गया हो तो इस स्थिति में सीमांत आगम की इकाइयों को क्रमशः जोड़कर सबसे पहले कुल आगम ज्ञात किया जाता है, फिर इसके बाद कुल आगम को उत्पादन की बिक्री इकाइयों से भाग देकर के औसत आगम भी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो ये था आपको। यदि इसके नोट्स वगैरह आपने प्राप्त करने हैं और अधिक तैयारी करनी है तो आप ऑनलाइन www.economicsonline पर जाइए और वहाँ से आप ये प्राप्त कर सकते हैं। आप इसके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।